का अध्ययन करके हम लोग देख लें तो इस तरह से हम स्पष्ट हो जाएंगे कि प्रकृति किस तरह से मनुष्य को प्रभावित करती है और मनुष्य किस तरह से प्रकृति को प्रभावित करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। मनुष्य ने क्या किया है, इसमें समझौता कर लिया, अनुकूलन कर लिया है। जहाँ पर वो चीज़ों को बदल नहीं सकता वहाँ पर वह क्या किया है, उसने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, और जहाँ पर वह प्रकृति पर आंशिक परिवर्तन कर सकता है उसने प्रकृति पर थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने अनुसार से उसको ढाल लिया। ठीक है, या तो वह प्रकृति के अनुसार ढल गया, जहाँ पर वह प्रकृति से विजय नहीं प्राप्त कर सकता उसने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया, और जहाँ पर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है उसने परिवर्तन कर लिया। ठीक है, ये उदाहरण अभी जस्ट पहले दिया गया है, ये उदाहरण यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, जैसे ठंडे क्षेत्र में अगर वो सब्जियां उगाना चाहता है तो उसने शीतगृह वगैरह घरों का इस्तेमाल कर लिया और उसने सब्जियां उगा ली, तो ये आंशिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, जैसे अधिक गर्म क्षेत्र पर रहना है तो अपने कृत्रिम साधन जैसे एयर कंडीशनर वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, और इस तरह से उसने क्या किया कि इसमें आंशिक थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया और बाकी उसने क्या किया कि अनुकूलन कर लिया। ठीक है, देखिए हमारा भूगोल पढ़ने का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि हमें ये जानना है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, प्रकृति मनुष्य को किस तरह प्रभावित करती है और मनुष्य प्रकृति को किस तरह से प्रभावित करता है। तो आगे हमें देखना है, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। सभी को पता है, आदिमानव वाले क्षेत्र से हम आदिमानव वाले जो काल था, आदिमानव वाला जो पीरियड था उससे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। उसे तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्यक्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है। फिर से वही बात है कि प्रकृति ने कि मनुष्य ने क्या किया है कि आंशिक परिवर्तन, ये जो बार बार अपरिवर्तन शब्द आ रहा है, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन शब्द आ रहा है बार बार, इसका मतलब होता है कि आंशिक का मतलब है कि कुछ मामलों में उसने परिवर्तन कर लिया है, बाकी में उसने क्या किया है, अनुकूलन कर लिया है और समझौता कर लिया है। ठीक है, उसने तकनीकी खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्यक्षेत्र में के क्षितिज में परिवर्तन कर रहा। तो क्या होता था कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने काम को रोक लेता था, लेकिन अब क्या है, अब तकनीकी इतनी अधिक बढ़ गई है कि बारिश को रोक तो नहीं पा रहा है इंसान, रोक तो नहीं पा रहा है, लेकिन उसमें उसने क्या किया, आंशिक परिवर्तन, मतलब अपनी जो तकनीकी उसने बनाई है विभिन्न प्रकार की चीज़ें जिससे वो बारिश में भी निकल सकता है बाहर और अपने कार्य को सुचारू रूप से रख सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम इसका उदाहरण लेकर इसे समझें तो अगर अधिक गर्मी होने पर क्या करता है मनुष्य, एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर ले, या ठंडी वाले क्षेत्रों में अगर उसे फल उगाना है, ठीक है, तो वो क्या करे, शीतगृह का इस्तेमाल कर लेता है। और अगर मान लीजिए कि परिवहन शक्ति भी इसमें बहुत अधिक काम कर रही है, जिन क्षेत्रों में मान लीजिए कि कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, प्रकृति वहाँ पर उपलब्ध नहीं करा रही है, तो दूसरे क्षेत्रों से उसको बड़ी आसानी से मंगाया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रकृति यहाँ पर ये लाइन जो थी कि तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ साथ मानव अपने भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। ठीक है, तो जो प्रकृति ने, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है, या उस स्थान पर वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो परिवहन की शक्ति द्वारा वहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती है और तेज़ी से कराई जा सकती है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये सब तकनीकी का ही क्या है कि इस्तेमाल है, जिसकी वजह से प्रकृति ने क्या किया है कि मनुष्य ने क्या किया है कि प्रकृति ने जो पर्यावरण ने बंधन लगाए थे कि तुम ठंडे क्षेत्र में हो अगर
तुम अगर ठंडे क्षेत्र में हो तो केवल ठंडी चीज़ों का भी उपभोग करोगे, या केवल जो ठंडे क्षेत्रों में उगने वाली खाद्यान्न पदार्थ हैं उनका ही इस्तेमाल करोगे, या जो गर्म क्षेत्र में है तुम केवल यहीं का इस्तेमाल करोगे। तो इसमें इस बंधन में उसने क्या किया कि अपने तकनीकी विकास से इसने क्या किया है कि इस बंधन को उसने कम कर पाया है वो मनुष्य। ठीक है। श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है ना। किसने? तकनीकी ने क्या किया है कि श्रम की कठोरता को कम कर दिया है, श्रम क्षमता को क्या किया, बढ़ाया है, अवकाश का प्रावधान करते हुए मनुष्य को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। इस पैरा में बात की गई है मनुष्य के तकनीकी विकास के बारे में कि किस तरह मनुष्य ने अपने तकनीकी विकास के माध्यम से श्रम की क्षमता को भी एक तो बढ़ाया है। ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के किसी भी क्षेत्र में अगर आप देख लें, औद्योगिक क्षेत्र में देख लें, किसी क्षेत्र में देख लें, किसी क्षेत्र में अगर मान लीजिए हम किसी क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं तो कृषि में विभिन्न प्रकार के जो मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं, हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर हो गए। ठीक है। तो उसने क्या किया है कि मनुष्य की श्रम, जो अधिक श्रम लग रहा था मनुष्य को, उसकी कठोरता को उसने कम कर दिया है। पहले क्या होता था कि जैसे बहुत सारा श्रम लगता था कृषि को करने में, और अब कृषि को अब देखें हम तो कम मेहनत और कम समय में किया जा सकता है। तो ये सब किसका परिणाम है? तकनीकी का। तो लेखक आपको बताते हैं कि श्रम की क्षमता को बढ़ाया गया है, अवकाश का प्रावधान करते हुए मनुष्य को उच्चतर आवश्यकताओं को, अवकाश का मतलब है कि मनुष्य को थोड़ा सा राहत मिली है इससे, और उसकी उच्च आवश्यकताओं को पूर्ण किया गया है। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता भी वृद्धि हुई है। ठीक है ना। मतलब उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है और श्रम गतिशील हो गया है। ठीक है। आगे देखेंगे कि भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जैसे कि इस पाठ का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इस पाठ में लेखक हमें पूरे पाठ में सिर्फ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भौतिक एवं मानव की जो अंतर प्रक्रिया, मतलब प्रकृति ने जो हमें दिया है, प्रकृति का मतलब यहाँ पर क्या है? ईश्वर। हमारे भारतीय संस्कृति है, इसमें प्रकृति को ईश्वर का नाम दिया गया है। ठीक है। भगवान मानते हैं हम कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, किसी भी रूप में हो, और उसी को भूगोल की भाषा में क्या कहा गया है? प्रकृति कह दिया गया है। ठीक है। तो प्रकृति में जो यहाँ पर लेखक आपको बताते हैं कि एक मनुष्य है। ठीक है ना। मनुष्य है। ठीक है। एक जो क्या है, मनुष्य है, वो प्रकृति से बातचीत कर रहा है। ठीक है। मनुष्य है वो क्या कर रहा है? प्रकृति से बातचीत कर रहा है। मान लेते हैं कि ये कोई मनुष्य है और ये हमारा क्या है? प्रकृति है। प्रकृति को हम किसी भी रूप में कल्पना कर सकते हैं। तो मनुष्य जो है वो प्रकृति से क्या कहता है कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मतलब आपने मिट्टी बनाई, मैंने कप का निर्माण किया। मतलब आपने मुझे मिट्टी तो दे दी और मैंने इसमें अपनी बुद्धि का उपयोग किया, अपनी तकनीकी का उपयोग किया, अपने ज्ञान का उपयोग करके मैंने कप बना लिया। आपने रात्रि बनाई, मैंने दीपक बनाया। मतलब आपने अंधेरा बनाया, आपने रात्रि बना ली और मैंने उसमें अपना तकनीकी और बुद्धि लगा के मैंने क्या किया कि इसमें दीपक बनाया। दीपक किस लिए बनाया? अपने कार्य के लिए, मतलब अपने आप को जीवित रखने या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि दीपक बना लिया। आपने बंजर भूमि और पहाड़ी एवं मरुस्थल का सृजन किया। मैंने क्या किया कि इसमें फूलों की क्यारी, बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए आप अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। मनुष्य क्या कर रहा है कि प्रकृति से क्या कहता है कि आपने हमें मरुस्थल दे दिया, हमें आपने क्या किया कि
मरुस्थल दे दिया और हमने इसमें क्यारी और बाग बगीचे बना लिए। तो जो मनुष्य है वो क्या बोल रहा है प्रकृति से कि आपने हमें क्या किया कि संसाधन दे दिए और मैंने उसमें अपनी बुद्धि लगाकर सृजनात्मक रूप से मैंने उसे बना लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर और आगे हम देखेंगे, तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। ये दोनों ही जो तथ्य हैं, मानवकृत प्रकृति, ठीक है ना, और प्रकृति प्रभावित मानव, ठीक है। इसका हम कब से इसी चीज़ का डिटेल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से मानव प्रकृति से प्रभावित है और प्रकृति मानव से प्रभावित है। ठीक है, भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। बार बार जब से पाठ स्टार्ट हुआ है, बार बार यही शब्द आ रहे हैं। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमित केंद्रों के माध्यम से समाकलित और संगठित हो गए। ठीक है ना, जो परिवहन के हमारे संचार हैं, परिवहन एवं संचार के जो हमारे साधन हैं, ठीक है ना, इनका जो क्या हुआ कि जो इनका जाल है, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, एक क्षेत्र से जो दूसरे क्षेत्र तक जिस तरह ये मिलाए जाते हैं आपस में, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि ये सभी क्या हुए, समाकलित और संगठित हो गए हैं। भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूगोल को देखते हैं तो 3 प्रकार के प्रश्न अगर हम पूछें तो भूगोल को हम पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि भूगोल क्या है और भूगोल किन चीज़ों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो कुछ धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप पहचान से जुड़े होते हैं जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। ठीक है ना, और कुछ प्रश्न पृथ्वी के भौतिक सांस्कृतिक के वितरण से संबंधित हैं जो कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहने का मतलब लेखक का यहाँ पर ये है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ होगी तो हम पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम सबसे पहला हमारा प्रश्न होता है कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है। मान लीजिए कोई भूगोल को नहीं जानता, ठीक है ना, कोई भूगोल को नहीं जानता और आप उसे भारत का मैप दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई भूगोल को नहीं जानता है, बिल्कुल भी नहीं जानता, मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा हम कल्पना कर लेते हैं कि मान लीजिए भूगोल को कोई नहीं जानता, एक व्यक्ति है जो भूगोल को बिल्कुल तरह से नहीं जानता, ठीक है ना, भूगोल को बिल्कुल नहीं जानता, तो वो हिमालय पर्वत देखेगा। जब आप सबसे पहले अगर आप उसे इंडिया का अगर आप उसे मैप दिखाएंगे तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपने उसे दिखाया और उसने सबसे पहले वो क्या क्वेश्चन करेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो कुछ धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हैं, मतलब कि ये क्या है, पहचान होगी, तब आप उससे बताएंगे कि हिमालय पर्वत है, मतलब उसकी पहचान हो गई। कुछ प्रश्न पृथ्वी के भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित है जो कहाँ प्रश्न, फिर वो पूछेगा, मान लो आपने बताया कि ये हिमालय पर्वत है, फिर वो पूछेगा ये कहाँ पर है, फिर आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, या तो इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताकर या सीधे तौर पर बताकर कि भारत के उत्तर में। ठीक है, सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से यह उपागम प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न जुड़ने तक भूगोल की एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। इतना जानने पर कि ये क्या है और कहाँ पर है, इतना जानने के बाद अगर हमने इतना ही भूगोल को इतना ही जोड़े भूगोल विषय में, तो यह एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि क्यों है, क्योंकि विज्ञान क्या है कि तर्क पर आधारित है।
जब तक हम इसकी तार्किक व्यवस्था नहीं व्याख्या नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि भूगोल जो क्या है, अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है, कि एक वैज्ञानिक विषय है, क्योंकि विज्ञान तर्क पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर देना पड़ेगा कि ये क्यों है। ठीक है, ये तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्व एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोध क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र के तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण की प्रतिरूप का अध्ययन करता है। तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करता, उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध को विश्लेषित करता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है कि इसमें कि भूगोल को में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो क्या, कहाँ और क्यों, इन तीनों का प्रश्न मुझे लगता है कि आंसर आप लोगों को अच्छे ढंग से, सही ढंग से मिल गया होगा। ठीक है ना, क्या, कहाँ और क्यों। ठीक है, क्या का मतलब कि जो हम प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं वह क्या है, कहाँ का मतलब वह कहाँ पर स्थित है, क्यों का मतलब ये किस तरह से बना या इसके बनने का कारण क्या है, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर क्यों उपस्थित है। तो इतना मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो आज के पार्ट में हमने पढ़ा है। ठीक है, कि प्रकृति किस तरह से हमने पूरा, अगर हम इसका सारांश देखें तो हमने ये जाना है इसमें कि मनुष्य का प्रकृतिकरण किस तरह से हुआ है और प्रकृति का मानवीकरण किस तरह से हुआ है। ठीक है, यही जाना है ना हमने पूरे पार्ट में, किस तरह से प्रकृति मनुष्य पर अपना छाप छोड़ देती है और किस तरह मनुष्य प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। और हमारा उद्देश्य ये है कि प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे और मनुष्य का विकास होता रहे। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देखा कि मनुष्य ने किस तरह से अपने विवेक से क्या किया है कि प्रकृति को बताया भी है कि आपने किस तरह से चीज़ें दी हैं या किस तरह से मेरे सामने मेरे जीवन यापन करने या मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति में जो भी जिस तरह की चुनौतियाँ आई हैं तो मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, ये इस पैरा में बताया गया है। एक कवि और प्रकृति के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे फिर इसमें हम देखेंगे कि भूगोल को वैज्ञानिक किस तरह से बनाया गया है। तो भूगोल को वैज्ञानिक विषय किस तरह बना है भूगोल, तो आंसर उसने दिए हैं। ठीक है, क्योंकि विज्ञान तर्क पर आधारित है और उसने अपने तार्किक व्याख्या का जवाब देकर भूगोल क्या हुआ है कि वैज्ञानिक विषय भी बन गया। ठीक है ना, क्या, कहाँ और क्यों का आंसर उसने दिया और वह विज्ञान के श्रेणी में आ गया भूगोल विषय। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है भूगोलिक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। ठीक है ना, 37 विषय है ये, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। ठीक है, तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। ठीक है, भूगोल क्या है, एक संश्लेषणात्मक विषय है, यह क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में वही चीज़ें जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्षेत्र विभिन्नता लिए हुए है, ठीक है ना, इसका क्या कर रहा है कि वो संश्लेषण कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इतिहास क्या करता है, कालिक संश्लेषण करता है। ठीक है ना, इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। ठीक है ना, क्या है कि यह सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है या सब कुछ एक साथ समाहित करने का प्रयास करता है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसके जो उपागम हैं, इसके उपागम की प्रकृति कैसी है, तो समग्रात्मक है। ठीक है ना,
ये सभी को एक साथ जोड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। जोड़ने का कम मतलब अंतर्निहित यानी समाहित करने का, ठीक है ना, समाहित करने का प्रयास करता है। इसे क्या कहेंगे हम, समग्रात्मक। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, ठीक है ना। भूगोल क्या मान के चलता है कि जो पूरा विश्व है वो क्या है कि एक परस्पर निर्भर तंत्र है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन को बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों एवं सूचना तकनीकी के आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया गया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। लेखक आपको बताते हैं कि आज जो पूरा विश्व है एक किसमें, ग्राम का प्रतिबोधन होता है, ठीक है, मतलब एक पूरे विश्व को हम क्या, तकनीकी इतनी बढ़ गई है, ठीक है, कि पूरा विश्व जो है एक वैश्विक ग्राम के रूप में हम लोग इसको देखने लगे। मतलब पूरा विश्व जो है क्या है, हमें एक ऐसा हम मान सकते हैं कि ये एक ही मंच है, क्योंकि हर, ठीक है ना, हर तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसके लिए कारण क्या बताते हैं कि परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम एवं सूचना तकनीकी के आंकड़ों ने बहुत अधिक समृद्ध बना दिया है। दूरी होते हुए भी क्या हुआ है कि जैसे जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं हमारे बीच, ठीक है ना, जो विभिन्न प्रकार के हमारे बीच साधन हैं, श्रव्य दृश्य साधन जो है, ऑडियो विजुअल मीडिया जो है, ठीक है ना, तो इसके माध्यम से जैसे वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह की जो तकनीकी है उसने क्या किया है कि हमारी गम्यता, जो दूरियां हैं, उसको क्या किया है, कम किया गया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है, ठीक है ना। भूगोल का क्या है, एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान से अंतरापृष्ठ संबंध है, ठीक है ना। अंतरापृष्ठ संबंध है मतलब ये आंतरिक रूप से क्या है, संबंधित है, ठीक है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है लेक्चर बच्चों, हम लोग अब इसके आगे कल करेंगे, ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टेक केयर, पढ़िए और रिवीजन करते रहिए और बुक को पढ़ते रहना है, बुक को पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। लगातार बुक को पढ़ना है, थोड़ा सा धीरे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है इसके शब्द थोड़े कठिन हैं और ये एक बार सॉल्व हो जाएंगे तो फिर हमेशा आपको याद रहेंगे, ठीक है हमारे बीच, ठीक है ना, जो विभिन्न प्रकार के हमारे बीच साधन हैं, श्रव्य दृश्य साधन जो है, ऑडियो विजुअल मीडिया जो है, ठीक है ना, तो इसके माध्यम से जैसे वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह की जो तकनीकी है उसने क्या किया है कि हमारी गम्यता, जो दूरियां हैं, उसको क्या किया है, कम किया गया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है, ठीक है ना। भूगोल का क्या है, एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान से अंतरापृष्ठ संबंध है, ठीक है ना। अंतरापृष्ठ संबंध है मतलब ये आंतरिक रूप से क्या है, संबंधित है, ठीक है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है लेक्चर बच्चों, हम लोग अब इसके आगे कल करेंगे, ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टेक केयर, पढ़िए और रिवीजन करते रहिए और बुक को पढ़ते रहना है, बुक को पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। लगातार बुक को पढ़ना है, थोड़ा सा धीरे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है इसके शब्द थोड़े कठिन हैं और ये एक बार सॉल्व हो जाएंगे तो फिर हमेशा आपको याद रहेंगे, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट।